जब घमंडी बहू ने बीमार ससुर को घर का सबसे बड़ा बोझ बताकर वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी की, तो ससुर ने चुपचाप अपनी करोड़ों की पुश्तैनी जायदाद का ऐसा सौदा किया कि बहू और बेटों के पैरों तले हमेशा के लिए जमीन खिसक गई। सर्दियों की एक ठिठुरती हुई रात थी। शहर के एक बेहद पॉश और महंगे इलाके में बने उस आलीशान बंगले के एक छोटे से सीलन भरे सर्वेंट क्वार्टर में 73 वर्षीय बद्रीनाथ जी अपनी पुरानी रजाई में सिकुड़े हुए खांस रहे थे। बद्रीनाथ जी, जो कभी शिक्षा विभाग में एक बेहद सम्मानित अधिकारी हुआ करते थे, आज अपने ही बेटे के घर में एक अवांछित वस्तु बनकर रह गए थे। उनकी पत्नी का स्वर्गवास बहुत पहले हो चुका था। उन्होंने अकेले ही अपने बेटे कार्तिक को पाल पोस कर बड़ा किया था। अपनी सारी जमा पूंजी और अपना सुख चैन दांव पर लगाकर बद्रीनाथ जी ने कार्तिक को विदेश में उच्च शिक्षा दिलवाई थी। आज कार्तिक शहर का एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट बन चुका था और उसकी शादी रुचिका नाम की एक बेहद महत्वाकांक्षी और आधुनिक लड़की से हुई थी। रुचिका जब से इस घर में ब्याह कर आई थी, उसने धीरे-धीरे घर के सारे नियम बदल दिए थे। उसे बद्रीनाथ जी का सादा रहन-सहन, उनकी पुरानी आदतें और सबसे बढ़कर उनकी बीमारी बिल्कुल पसंद नहीं थी। बद्रीनाथ जी को अस्थमा की शिकायत थी और रात के समय उनकी खांसी बढ़ जाती थी। रुचिका को लगता था कि उनकी खांसी से उसकी और उसके रईस मेहमानों की शांति भंग होती है। इसी कारण उसने बद्रीनाथ जी को मुख्य घर से निकालकर पीछे बने सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट कर दिया था। कार्तिक अपनी पत्नी के रूप और उसके मायके के रसूख के आगे इतना अंधा हो चुका था कि उसने कभी अपनी जन्म देने वाले पिता के आत्मसम्मान की परवाह नहीं की। बद्रीनाथ जी ने अपना समय काटने के लिए लकड़ी के छोटे-छोटे खिलौने बनाया करते थे। यह उनका पुराना शौक था। वे लकड़ी के टुकड़ों को तराश कर खूबसूरत पक्षी, गाड़ियाँ और पहेलियाँ बनाते थे। एक दिन सुबह-सुबह जब बद्रीनाथ जी दालान में बैठकर लकड़ी का एक घोड़ा तराश रहे थे, तो लकड़ी का थोड़ा-सा बुरादा रुचिका के महँगे इटालियन कालीन पर गिर गया। रुचिका अपने कमरे से बाहर आई और जमीन पर पड़े उस बुरादे को देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह बद्रीनाथ जी के पास आई और जोर से चिल्लाते हुए बोली, बाबूजी, आपकी ये हरकतें अब मेरे बर्दाश्त के बाहर हो चुकी हैं। आपको दिखाई नहीं देता कि यह कालीन मैंने कितने लाख का मंगवाया है? दिन भर आप ये लकड़ी का कचरा फैलाते रहते हैं। आपके इस घिसे-पीटे खिलौनों को क्या कोई मुफ्त में भी लेगा? ऊपर से आपकी इस महँगी दवाइयों और सिरप का खर्चा महीने का 20,000 रुपया केवल आपकी इस खाँसी पर बर्बाद हो जाता है। आप इस घर के और लिए और हमारे लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक और मानसिक बोझ बन चुके हैं। कुछ तो शर्म कीजिए। बद्रीनाथ जी ने अपने काँपते हाथों से लकड़ी का वो घोड़ा नीचे रख दिया। उनकी आँखों से आँसू छलक आए। उन्होंने धीमी और रुंधे हुए गले से कहा, बहू, ये खिलौने मैं बेचने के लिए नहीं बनाता, ये तो बस मेरी तन्हाई के साथी हैं। और रही बात दवाइयों की, तो मेरी जो थोड़ी बहुत पेंशन आती है, वो तो मैंने तुम्हारे और कार्तिक के संयुक्त खाते में जुड़वा रखी है। मैं इस घर में एक कोने में ही तो पड़ा रहता हूँ, फिर मैं बोझ कैसे हो गया? रुचिका ने नफरत से मुंह बनाते हुए कहा, आपकी उस मामूली से पेंशन से इन बड़े घर का एक दिन का बिजली का बिल भी नहीं भरा जाता। मुझे आपके झूठे तर्क नहीं सुनने, चुपचाप अपना ये कचरा साफ कीजिए। यह कहकर रुचिका पैर पटकते हुए वहां से चली गई। कार्तिक पास ही डाइनिंग टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था, लेकिन वह अपनी फाइल में सिर गड़ाए रहा। उसने अपनी पत्नी को टोकना या अपने पिता का पक्ष लेना जरूरी नहीं समझा। उस दिन बद्रीनाथ जी के भीतर एक पिता पूरी तरह से टूट गया। दोस्तों, माता-पिता वो ढाल होते हैं जो दुनिया की हर मुसीबत को अपने सीने से झेल लेते हैं ताकि उनके बच्चों पर कोई आँच ना आए। लेकिन जब वही बच्चे बड़े होकर अपने माता-पिता के बुढ़ापे को, उनकी बीमारियों को एक बोझ समझने लगते हैं, तो उस पिता का सीना किस कदर छलनी होता है, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। जो पिता आपको उँगली पकड़कर चलना सिखाता है, उसे अगर बुढ़ापे में धक्के खाने पड़े, तो भगवान भी आसमान से आँसू बहाता है। अगर आप भी मानते हैं कि दुनिया में माता-पिता का स्थान किसी भी दौलत और रुतबे से बहुत ऊँचा है और आप ऐसी ही सच्ची, भावुक और पारिवारिक कहानियों से जुड़ना चाहते हैं, तो कृपया अभी हमारे इस चैनल वर्मा स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर लें। आपका दिल से किया गया एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही रुला देने वाली और समाज का असली आईना दिखाने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचाने की शक्ति देता है। वर्मा स्टोरीज़ परिवार का हिस्सा बनें और इस दर्द भरी कहानी को आगे महसूस करें।
कुछ दिन और बीत गए। रुचिका की महत्वाकांक्षाएं अब लालच में बदल चुकी थी। बद्रीनाथ जी के पास शहर के बाहरी इलाके में एक बहुत बड़ी पुश्तैनी जमीन थी, जिस पर एक पुराना आम का बाग और एक छोटा सा मकान था। उस जमीन की कीमत बाजार में करोड़ों रुपए थी। रुचिका की नजर काफी समय से उस जमीन पर थी। एक दोपहर जब रुचिका को लगा कि बद्रीनाथ जी सो रहे हैं, वह कार्तिक से बैठक में बात कर रही थी। बद्रीनाथ जी पानी लेने के लिए उठे थे और दरवाजे के पीछे खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगे। रुचिका बहुत ही उत्साहित होकर कह रही थी, कार्तिक, मैंने शहर के सबसे बड़े बिल्डर से बात कर ली है। तुम्हारे पिता की वह जो पुश्तैनी जमीन है, वह उस पर एक बहुत बड़ा लग्जरी रिजॉर्ट बनाने को तैयार है। हमें इसके बदले में 15 करोड़ रुपए नकद और उस रिजॉर्ट में 35% की हिस्सेदारी मिलेगी। बस तुम्हें अपने पिता से उन कागजों पर हस्ताक्षर करवाने हैं। कार्तिक ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, लेकिन रुचिका, बाबूजी उस जमीन को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। वो दादाजी की निशानी है। वो उसे कभी उसे बेचने के लिए तैयार नहीं होंगे। और अगर हमने वह बेच दी तो बाबूजी कहाँ जाएंगे? उनका दिल टूट जाएगा। रुचिका ने हंसते हुए और बहुत ही संवेदनशील आवाज में कहा, अरे कार्तिक, तुम भी कितने भावुक हो। बाबूजी को कौन सा अब इस दुनिया में 100 साल और रहना है। उनकी खांसी वैसे ही बढ़ती जा रही है। मैंने शहर के बाहर एक बहुत अच्छे वृद्धाश्रम का पता लगाया है। हम उन्हें वहां छोड़ आएंगे। वहां उनके जैसे और भी बहुत सारे बुजुर्ग होंगे, तो उनका समय भी अच्छे से कट जाएगा और हमारे घर से ये लकड़ी का कचरा और उनकी दवाइयों का रोज रोज का बोझ भी खत्म हो जाएगा। कल ही वकील को बुलाकर जमीन के कागज तैयार करवाओ। दरवाजे के पीछे खड़े बद्रीनाथ जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका अपना सगा बेटा, जिसे उन्होंने अपने खून से और पसीने से सींचा था, आज उनकी जायदाद के लिए उन्हें एक वृद्धाश्रम में फेंकने की योजना पर मौन सहमति दे रहा था। उनका कलेजा फट गया। वे चुपचाप अपने सर्वेंट क्वार्टर में वापस गए और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब वे इस अपमान और इस लालच की आग में खुद को और नहीं जलने देंगे। अगली ही सुबह जब कार्तिक और रुचिका सो रहे थे, बद्रीनाथ जी अपनी पुरानी अटैची लेकर घर से निकल गए। उन्होंने अपने एक पुराने मित्र एडवोकेट सोमनाथ से मुलाकात की। दोस्तों, जो पिता अपनी संतान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकता है, जब उसके स्वाभिमान पर चोट लगती है, तो वह ऐसा कदम उठाता है जो अच्छे अच्छों के गुरूर को मिट्टी में मिला देता है। इंसान का अहंकार उसे इतना अंधा कर देता है कि वह जायदाद के लालच में अपने भगवान रूपी माता पिता को ही घर से निकालने की साजिश रचने लगता है। क्या बद्रीनाथ जी वृद्धाश्रम जाकर अपनी नियति को स्वीकार कर लेंगे, या फिर वो अपनी उस घमंडी बहू और लाल स्वार्थी बेटे को कोई ऐसा सबक सिखाएंगे जो उनकी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी? अगर आपके सीने में भी एक दिल धड़कता हुआ दिल है, तो अन्याय के खिलाफ खड़ा होना जानता है, तो बिना एक पल गंवाए वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका जुड़ाव भी हमारे वर्मा स्टोरीज चैनल की असली ताकत है, जो हमें ऐसी कड़वी सच्चाइयों को दुनिया के सामने लाने का साहस देता है। चलिए देखते हैं कि बद्रीनाथ जी ने सोमनाथ जी के साथ मिलकर क्या योजना बनाई। एडवोकेट सोमनाथ बद्रीनाथ जी की सारी बातें सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत सारे कानूनी दस्तावेज तैयार किए। बद्रीनाथ जी ने अपनी उस करोड़ों की जमीन का मालिकाना हक किसी बिल्डर को नहीं, बल्कि एक अनाथालय के नाम कर दिया। यह अनाथालय उन बेसहारा और मुख बधिर बच्चों के लिए था, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था। बद्रीनाथ जी ने अपनी जमीन पर वात्सल्य ट्रस्ट का निर्माण किया, और इतना ही नहीं, जो लकड़ी के खिलौने और रुचिका को कचरा लगते थे, बद्रीनाथ जी ने उन खिलौनों के डिजाइन कुछ विदेशी कंपनियों को शैक्षणिक उपकरणों के रूप में इस्तेमाल करने के लिए भेज दिए रखे थे। वहां से उन्हें जो लाखों रुपए की रॉयल्टी मिलती थी, वह भी उन्होंने उस अनाथालय के खाते में सीधे जमा होने का प्रबंध कर दिया। सब कुछ पक्का करने के बाद बद्रीनाथ जी वापस उस घर में नहीं गए। वे उसी अनाथालय में जाकर रहने लगे, जहां अब उनके चारों तरफ सैकड़ों बच्चे थे, जो उनके लकड़ी के खिलौनों से खेलते थे और उन्हें दादाजी कहकर बुलाते थे। इधर 3 दिन बाद रुचिका और कार्तिक बहुत शान से उस बिल्डर को लेकर बद्रीनाथ जी की उस पुश्तैनी जमीन का मुआयना कराने पहुंचे। रुचिका मन ही मन 15 करोड़ रुपयों के सपने देख रही थी। वह सोच रही थी कि इस जमीन का सौदा होते ही वह सीधे सर्वेंट क्वार्टर जाएगी और बद्रीनाथ जी को धक्के मारकर वृद्धाश्रम छोड़ आएगी। लेकिन जैसे ही उनकी महंगी गाड़ी उस पुश्तैनी जमीन के बड़े से लोहे के दरवाजे के पास रुकी, वहां का नजारा देखकर रुचिका और कार्तिक के होश उड़ गए। बाग के अंदर कोई सन्नाटा नहीं था। वहां दर्जनों अनाथ बच्चे खेल रहे थे। बाग के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था, वात्सल्य बाल आश्रम, संस्थापक श्री बद्रीनाथ जी। रुचिका गुस्से से पागल हो गई। वह गाड़ी से उतरी और दरवाजे पर खड़े होकर
और खड़े गार्ड पर चिल्लाने लगी, ये सब क्या तमाशा है? ये लावारिस बच्चे हमारी करोड़ों की जमीन पर क्या कर रहे हैं? निकलो यहाँ से, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। तभी एडवोकेट सोमनाथ अपने हाथ में एक मोटी सी कानूनी फाइल लिए वहां आए। उन्होंने रुचिका को रोकते हुए बहुत ही शांत और कड़क आवाज में कहा, पुलिस को आप नहीं, मैं बुलाऊंगा मिसेस रुचिका। अगर आपने इन बच्चों को यहाँ से हटाने की कोशिश की तो आप पर अनाथालय की संपत्ति पर कब्जा करने का मुकदमा दायर हो जाएगा। कार्तिक ने घबरा कर पूछा, सोमनाथ अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? ये जमीन तो मेरे बाबूजी की है, जो जल्द ही मेरे नाम होने वाली थी। सोमनाथ जी ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ वो फाइल कार्तिक के सीने पर मारते हुए कहा, ये जमीन अब तुम्हारी नहीं है कार्तिक, और ना ही तुम्हारे बाबूजी अब तुम्हारे उस सीलन भरे सर्वेंट क्वार्टर के मोहताज हैं। तुमने और तुम्हारी इस लालची पत्नी ने एक पिता को बोझ समझा था ना? तुम उन्हें वृद्धाश्रम भेजने की योजना बना रहे थे। बद्रीनाथ जी ने सब सुन लिया था। उन्होंने अपनी ये 15 करोड़ की जायदाद और अपने उन लकड़ी के खिलौनों की वो रॉयल्टी जो विदेशी कंपनियों से उन्हें हर महीने मिलती है, वो सब कुछ इन अनाथ बच्चों के नाम कर दिया है। इसे तुम कचरा समझती थी, रुचिका, उस कचरे ने आज इन सैकड़ों बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर दिया है। अब तुम्हारे पास केवल तुम्हारी वो ईएमआई वाली नौकरी है और कुछ नहीं। रुचिका के हाथों से उसका महंगा हैंडबैग छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। 15 करोड़ रुपए और एक अपार संपत्ति उसके हाथों से रेत की तरह फिसल चुकी थी। कार्तिक भागता हुआ अनाथालय के अंदर गया। उसने देखा कि बद्रीनाथ जी एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और बहुत सारे बच्चे उनके बनाए लकड़ी के खिलौनों से खेल रहे हैं। बद्रीनाथ जी के चेहरे पर वो सुकून और वो हंसी थी जो कार्तिक ने पिछले कई सालों में देखी नहीं थी, कभी नहीं देखी थी। कार्तिक दौड़कर अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मैं सच में अंधा हो गया था। मैंने पैसों और अपनी इस पत्नी के घमंड में आकर एक साक्षात देवता का अपमान किया। मुझे मेरी जायदाद नहीं चाहिए बाबूजी, बस आप मेरे साथ घर वापस चलिए। मैं आपका हर दुख, हर बीमारी अपने सिर पर ले लूंगा। मुझे अनाथ मत कीजिए बाबूजी। रुचिका भी रोती हुई वहां आई और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, मुझे क्षमा कर दीजिए बाबूजी, मेरे अहंकार ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं आज के बाद आपको कभी बोझ नहीं कहूंगी। आप चलिए हमारे साथ। बद्रीनाथ जी ने बहुत ही शांति से कार्तिक के सिर पर अपना हाथ हटा लिया। उनकी आंखों में अब कोई आंसू नहीं थे। उन्होंने एक बेहद शांत लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, बेटा, जब मैं उस छोटे से कमरे में रात-रात भर खाँसता था, तब तुमने एक बार भी मुझे पानी का गिलास नहीं दिया। तुमने मेरी उस पुश्तैनी ज़मीन के को बिल्डर के हाथों बेचकर मुझे वृद्धाश्रम भेजने का फैसला कर लिया था। अब जब ज़मीन नहीं रही तो अचानक तुम्हें पिता की याद आ गई। तुम कहते हो कि मैं तुम्हें अनाथ मत करूँ। सच तो यह है कार्तिक कि मैं तुम्हारे होते हुए अनाथ था, लेकिन आज आज इन सैकड़ों बच्चों ने मुझे अपना लिया है। मैं अब कोई बोझ नहीं हूँ, मैं इनका दादा हूँ। मेरा जो जीवन बचा है वह अब इन्हीं के लिए है। तुम दोनों आजाद हो, अब लौट जाओ अपने उस खोखले महल में। बद्रीनाथ जी वहां से उठे और मुस्कुराते हुए एक छोटी सी बच्ची का हाथ पकड़कर आश्रम के भीतर चले गए। पीछे रह गए रुचिका और कार्तिक, जो अपनी दौलत, अपना रुतबा और सबसे बढ़कर उस छत को हमेशा के लिए खो चुके थे, जो उनके सिर पर एक पिता के आशीर्वाद के रूप में खड़ी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह बहुत ही गहरी और अमूल्य सीख मिलती है कि माता-पिता की खामोशी और उनके असीम प्रेम को कभी भी उनकी कमजोरी या बेबसी नहीं समझना चाहिए। वे हमारे लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन जब बुढ़ापे में उन्हें हमारे सहारे की आवश्यकता होती है, तो कई बार हम उन्हें एक बोझ समझने की भूल कर बैठते हैं। याद रखिए, जिस दिन माता-पिता अपने स्वाभिमान पर आ गए, उस दिन आपका सारा घमंड और आपकी सारी सुख-सुविधाएँ मिट्टी में मिल जाएँगी। जो औलाद अपने माता-पिता को वृद्धाश्रम का रास्ता दिखाती है, भगवान उसके जीवन के सारे रास्ते बंद कर देता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी भी कोने को छुआ है, आपकी आँखों में नमी ला दी है और आपको इस जीवन का एक बड़ा सच दिखाया है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज़ को अभी सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और समर्थन ही वर्मा स्टोरीज़ की पहचान है और यही हमें समाज की इन सच्ची भावनाओं को आप तक पहुँचाने की शक्ति देता है। मिलते हैं ऐसी ही एक और प्रेरणादायक, सच्ची और भावुक कहानी के साथ। तब तक अपने माता-पिता का सम्मान करें, उनकी हर छोटी-बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।